तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो लॉ, लेक्चर नंबर 10 है। तो इसे पढ़ने से पहले भाई हमारे पास दो मुख्तलिफ गैसेस हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, बशर्त दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो और दोनों का प्रेशर भी क्या हो, सेम हो। तो अब दोनों का वॉल्यूम सेम क्यों है? क्योंकि दोनों में जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, सेम। तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट गैसेस में सेम होने की वजह से वो इक्वल वॉल्यूम रखती हैं। तो आज हम इस बात को समझते हैं एवोगैड्रो लॉ से। तो वो कह रहा है भी हमारी टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक में कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। तमाम आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, और वो रखती हैं इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ इनडायरेक्टली सेम यूज़ एवोल्यूटिंग द जर्नल गैस कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये मिलती है जो हमने जर्नल गैस कांस्टेंट आर की तखशीस या शनाख्त के लिए इस्तेमाल की थी। हमने वहाँ पे यूज़ किया था भाई यूजिंग एवोगैड्रो प्रिंसिपल। तो कह रहा है ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है ना, ये उससे मिलती जुलती है। नीचे कह रहा है भाई, कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हमने वहाँ पे ये बात पढ़ी थी, हमने कहा था किसी भी गैस का 1 मोल 273.16 केल्विन और 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वॉल्यूम रखता है वो है 22.414 डीएम क्यूब। तो इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर हैज़ वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब। हमारे पास 273 केल्विन पे 1 एटीएम प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डीएम क्यूब। आगे वो कह रहा है भाई हमारे पास 273.16 केल्विन एंड 1 एटीएम द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10.23। वो कह रहा है 273 केल्विन पे 1 एटीएम प्रेशर पे जो हमारे गैस वाले मोलेक्यूल की तादाद है वो है 6.02 10.23। मतलब बेटा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। गैस के 1 मोल के जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वो क्या होते हैं, 6.02 10.23। अब वो कह रहा है भाई इफ़ वी हैव 1 डीएम क्यूब। याद रहे भाई हमने बात पढ़ी है 22.414 डीएम क्यूब। अब उसने ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट बदली है। वो कह रहा है भाई हमारे पास जो है ना 1 डीएम क्यूब एक वॉल्यूम है, उसमें जो है ना H2 है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन सबको हमने ना सेपरेट वेसल में बंद कर दिया, सबको अलग अलग बर्तन में बंद किया है और उस बर्तन का वॉल्यूम क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आओ भाई यहाँ ये बात समझना भाई। देखो भाई हमने भाई ये बात पढ़ी है गैस का 1 मोल जिसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 10.23 एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, और गैस का 1 मोल जो है वो 273 केल्विन पे 1 एटीएम पे जो वॉल्यूम लेता है वो लेता है 22.414 डीएम क्यूब। ये बात तो सही है, लेकिन अब उसने हमसे पूछा है 1 डीएम क्यूब। तो बेटा ये 22.414 नीचे ले आओ, डीएम क्यूब को यहीं पे रहने दो, यहाँ पे आएगा 1 डीएम क्यूब, ये 22.414 नीचे ले आया। जब ये आपस में आप काटोगे तो ये 10.23 ना काटना है, इसे ना छेड़ना भाई। जब आप इन दोनों वैल्यू को आपस में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.268 मल्टीप्लाई 10.23, ये वैसे का वैसे। तो जब आप ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो बेटा 10.22 हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2.68 मल्टीप्लाई 10.22। तो इससे क्या साबित हुआ भाई, इससे साबित ही हुआ भाई 1 डीएम क्यूब पे इन सब गैसेस के जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी तादाद जो है वो 2.68 10.22 होगी। लेकिन ये बात तब पॉसिबल है जब हम 1 डीएम क्यूब की बात कर रहे हैं, वरना 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है भाई 1 मोल में जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं 6.02 और उनका वॉल्यूम होता है 22.414 डीएम क्यूब। लेकिन 1 डीएम क्यूब में जो है हमें इतने पार्टिकल्स नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। आगे वो कह रहा है भाई द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ईच 2.6 से 10.22। कह रहा है भाई सबके जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो इतने हैं, ऑब्टेन डिवाइडिंग 6.02 10.22 विद द 22.414 डीएम क्यूब। ये वैल्यू जो है हमने हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, जब हमने 6.02 को डिवाइड किया है 22.414 डीएम क्यूब पर। आइए वो कह रहा है भाई व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट
कह रहा है भी हमारे पास व्हेन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स आर इक्वली चेंज, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वली चेंज करेंगे फॉर 4 गैसेस, इन चारों गैसेस के लिए जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे, तो हमने ये बात पीछे पढ़ी थी भाई, जब टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है तो इन सब का वॉल्यूम भी क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब पे इक्वल होगा, क्योंकि इनमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस की तादाद क्या है बराबर। अब वो कह रहा है भी जब हम टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं इन चारों गैसेस में तो क्या होगा, द न्यू इक्वल वॉल्यूम विल हैव सेम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास एक चारों सिलेंडर में जो है वो एक नया वॉल्यूम आएगा और वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बेटा सब में जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद क्या है, वो सेम है। नो डाउट, कोई शक नहीं, 1 dm³ में हाइड्रोजन 1 dm³ STP पर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन का जो मास है वो होता है 0.0899 ग्राम हाइड्रोजन गैस का, और 1 dm³ ऑक्सीजन 1 dm³ पर STP पर ऑक्सीजन गैस का जो मास है वो हमारे पास है 1.4384। तो सबसे पहले ये बात सीख लेते हैं ये मास आया कैसे। तो हमें पता है भाई हाइड्रोजन H2 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो बराबर होती है 1 मोल के। तो 1 मोल जो है वो STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम लेता है, मोलर वॉल्यूम गैस के 1 मोल का वॉल्यूम वो होता है 22.414 dm³। तो अब हमने 1 dm³ में मास निकालना है, तो बेटा dm³ यहाँ पे रहने दो, 22.414 उसके नीचे ले जाओ। तो जब 2 डिवाइडेड बाय 22.414 तो आपके पास 1 dm³ में मास आएगा हाइड्रोजन गैस का, वो होता है 0.0899 ग्राम। सेम इसी तरह 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो है वो बराबर होती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के, और 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो होता है 22.414 dm³। तो अब हमने तो 1 dm³ में बताना है मास, तो यहाँ पे dm³ यहाँ रहने दो, 22 को वहाँ ले जाओ। तो जब आप 32 डिवाइडेड बाय 22.414 का कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आएगा भाई 1 dm³ में 1 dm³ में आपकी गैस ऑक्सीजन गैस का जो मास है वो है 1.4384। तो आगे वो ये कह रहा है भाई बट देयर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम। कह रहा है भाई ये बात सही है, इन 1 dm³ में हाइड्रोजन गैस का मास कुछ और है और 1 dm³ में ऑक्सीजन गैस का मास कुछ और है, लेकिन इन दोनों में जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या हैं, सेम। तो ऐसा क्यों है वो बता भी रहा आगे। वो कह रहा है आल्थो ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो 16 गुना भारी है हाइड्रोजन एटम से, बट डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम। लेकिन इससे वॉल्यूम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है भी गैस वाले मोलेक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। एक मोलेक्यूल जो है वो दूसरे मोलेक्यूल से 300 गुना दूर होता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है भाई बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट STP पर। कह रहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस वाले मॉलिक्यूल जो है ये आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। एक एटम जो है वो अपने डायामीटर से दूसरे एटम के डायामीटर से 300 गुना दूर होता है। तो अब भाई ये हमने बात यहाँ पर पढ़ी है, मास चाहे कुछ भी हो इससे हमारे वॉल्यूम में चेंज आने वाला नहीं है। हमारा 1 मोल जो गैस है वो 22.414 dm³ ही वॉल्यूम लेगा। तो अगर उनका मास में डिफरेंस है तो इससे वॉल्यूम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, क्योंकि गैस वाला एक मोलेक्यूल जो है वो अपने डायामीटर से दूसरे मोलेक्यूल के डायामीटर से 300 गुना दूर दूर है। लेक्चर नंबर 10 का पार्ट भी है, हमारे पास है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। द आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं गैस की डेंसिटी को निकालने के लिए, जनरल गैस इक्वेशन को। तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल। इसमें जो है ना हमने n की जगह जो है ना n को सब्स्टिट्यूट करना है, n की जगह कुछ और लेना है। क्या लेना है भाई? इन टर्म ऑफ मास एंड मोलर मास। कह रहा है भी n की वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है मास और मोलर मास के साथ। मतलब n जो है वो बराबर होते हैं, n जो है नंबर ऑफ मोल हैं और नंबर ऑफ मोल बेटा आपको पता है बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। तो कह रहा है भी अब हमने PV/nRT में जो है वो n को सब्स्टिट्यूट करवाना है m/m मास ओवर मोलर मास के साथ। तो कह रहा है भी PV = nRT, n जो है आपको पता है मास ओवर मोलर मास, यहाँ पुट कर दो PV m/m RT।
तो P को वहाँ ले जाओ, V को नीचे ले आओ, ये PM M/V मास और वॉल्यूम, ये हमारे पास होती है डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं ये पूरा फैक्टर पुट नहीं करूँगा, यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, D। तो यहाँ पे हमें उसने एक बात ये बताई है, वो कह रहा है भी अगर हमें यहाँ पे प्रेशर भी पता हो, हमें यहाँ पे मोलर मास भी पता हो, हमें टेम्परेचर भी पता हो और हमें वॉल्यूम भी पता हो, तो हम गैस अननोन गैस का मास फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए। फिर जब मैंने इस फैक्टर को ख़त्म किया, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, D जो है वो डेंसिटी है। अब D को यहाँ रहने दो, RT वहाँ ले जाओ, क्या बनेगा, PM/DT, D/RT। अब वो कह रहा है भाई डिपेंडेंस। अब देखो भाई, डेंसिटी का मोलर मास से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। मतलब जितना मोलर मास ज़्यादा, जितना मास ज़्यादा उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उतने मोलेक्यूल करीब करीब, मोलेक्यूल करीब करीब को उनमें डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, डेंसिटी का प्रेशर से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। जितना प्रेशर ज़्यादा उतना वॉल्यूम कम, जितना वॉल्यूम कम उतने गैस वाले मोलेक्यूल करीब करीब आएंगे, जितने वो करीब आएंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो डिपेंडेंस में आपने ये लिखना है भाई, डेंसिटी का मोलर मास और हमारे पास प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो गैसेस में मोलेक्यूल दूर दूर जाएंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी,